बच्चों वो वीडियो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया, कट गया बीच में, तो आगे इसी से शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 8 पे शस्त्रीकरण से संबंधित मटेरियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई और इसी कारण दोनों ही गुट एक के प्रति शंका से की हालत में भरपूर हथियार जमा किए। तो ये दोनों ही गुटों का प्रयास रहा कि हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहें, जिससे बराबरी में बने रहें और एक दूसरे से आगे भी निकल सकें। और लगातार युद्ध की तैयारी होती रही, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध की तैयारी होती रही और हथियारों के बड़े ज़ख़ीरे को ज़रूरी माना गया कि दोनों ही के पास हथियार बने रहें। कोई भी कमज़ोर बना तो वो दूसरे के द्वारा जीत लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक आशंका ये भी बनी थी कि यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या इतने जो हथियार लगातार बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति तैनात किए जा रहे हैं, अगर लेकिन जो सेना काम करती है वो नेताओं के आदेश पे काम करती है, तो अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी उससे कहीं किसी को कोई ऐसा लगा जहाँ हथियार तैनात है कि हमें अब युद्ध के लिए छोड़ देना है हथियार, और अगर एक पक्ष ने छोड़ दिया तो दूसरा भी छोड़ देगा, तो अगर ऐसी किसी गलती से या किसी उत्तेजना के कारण कहीं कोई हथियार एक बार शुरू हो गया या कहीं से किसी तरफ से दूसरे पक्ष पर वार हो गया, खासकर अगर परमाणु हथियार चल गया, तब जो है विश्व एक बड़े युद्ध के संकट में फंस सकता है। तो इस प्रकार ये जो बड़े युद्ध की आशंका को टालने के लिए और ख़ासकर क्यूबा संकट, आपको याद हो पिछली क्लास में क्यूबा संकट पढ़ाया कि 1962 में क्यूबा के आसपास जो है अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं आमने सामने आ भी गईं, यद्यपि युद्ध टल गया, युद्ध नहीं हुआ दोनों में। उसके बाद से सोवियत संघ और अमेरिका के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने का प्रयास किया, ऐसे प्रयास किए जिससे अचानक से कोई युद्ध ना छिड़ जाए दुर्घटनावश, और हथियारों को कम भी किया जाए। कम करने का, हथियारों को बच्चों कम करने के पीछे एक विचार ये भी है कि जितना ज़्यादा पैसा और धन हथियारों के रिसर्च पर लगाया जाता है, वो पैसा जो है जनता के वेलफेयर के लिए भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन हर देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपना जीवन बनाए रखने के लिए हर देश हथियारों को ज़रूरी मानता है। तो ये माना गया कि भाई अमेरिका भी बहुत खर्चा कर रहा है, सोवियत संघ भी खर्चा कर रहा है, तो तुम भी कम करो, हम भी कम करें। तो इस तरीके से क्या विचार उभरा? शस्त्र नियंत्रण या अस्त्र नियंत्रण, इंग्लिश में डिसआर्मामेंट कहा जाता है। तो डिसआर्मामेंट के पीछे क्या है कि दोनों ही पक्ष अपने हथियारों में उनकी तैनाती में कमी लाएं, तो इससे हथियारों की होड़ रुक जाएगी, उस पर लगाम की जा सकती है। और ये ज़्यादातर जो ये विचार बना वो कहाँ, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में। दशक मतलब 10 साल, जैसे 2010 से 2020, 2020 से 2030, तो ये 10-10 साल के जो पीरियड है, इन्हें दशक कहा जाता है, डिकेड्स। तो 1960 के दशक के उत्तरार्ध मतलब 1960 से 70 के बीच जो 65 के बाद वाला समय था, उसमें 1965 से 70 के बीच में ये विचार विशेषकर उभरा कि शस्त्रों पर कमी लाई जाए, शस्त्रों की होड़ कम की जाए। तो इसमें ये 3 प्रमुख संधियां भी हैं, ये आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। इस सिर्फ संधियों के नाम याद करने हैं। पहला है आंशिक परमाणु परीक्षण संधि, 1963 में हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, NPT शॉर्ट में कहा जाता है। और ABM ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। पेज नंबर 14 जो आपकी चैप्टर का लास्ट पेज है, उसमें ये जो ट्रीटी संधि हुई थी उसे विस्तार से दिया गया है। संधि का मतलब 2 देश या 2 से ज़्यादा देश, उनके बीच जो समझौते होते हैं उन्हें संधि कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
समझौता करते हैं कि भाई अब से ये माना जाएगा, ठीक। तो बैंक से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो साइन करते, बैंक भी देता है हमें कागज़, हम भी। तो इसी तरह तो देशों के बीच जो समझौते किए जाते हैं उन्हें ट्रीटी कहते हैं या संधि कहते हैं, ठीक है। तो शस्त्रों को सीमित करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विशेषकर कई संधियां हुई। शस्त्र 2 प्रकार के थे, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। शस्त्र 2 प्रकार के थे, एक परमाणु शस्त्र और दूसरे पारंपरिक शस्त्र। पारंपरिक शस्त्र जो परमाणु शस्त्रों के ईजाद होने के पहले भी थे, जैसे शुरू में बर्छी था, भाला, तलवार, फिर धनुष बाण आ गया, फिर गोला बारूद आ गया, फिर टैंक आ गए, एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट होने लगा। तो ये सब ये सब क्या कहते हैं, पारंपरिक या पारंपरिक अस्त्र कहे जाते हैं, जो शुरू से चल रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नया अस्त्र खोज लिया गया। वो कौन सा था? एटम बम या परमाणु अस्त्र, जिसकी विनाशकारी क्षमता बहुत ज़्यादा थी, पारंपरिक अस्त्रों से बहुत कहीं ज़्यादा। तो जो शस्त्रों में कमी लाने के जो समझौता वार्ताएं हुई, जो संधियां हुई, उन्हें हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं। एक परमाणु शस्त्रों में कमी लाना और दूसरा पारंपरिक अस्त्रों में कमी लाना, ठीक है। तो पहले जो मेन है परमाणु, उसको हम समझ लेते हैं। परमाणु से संबंधित 2 मेन संधियां थी। एक है LTBT या लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, हिंदी में सीमित मतलब लिमिटेड परमाणु परीक्षण संधि। परीक्षण, यहाँ पर एक शब्द आएगा परमाणु एटम, परीक्षण टेस्ट, संधि ट्रीटी। यहाँ परीक्षण या टेस्ट का अर्थ है जैसे कोई भी चीज़ नई बनाई जाती है लैब में, साइंस में, उसका एक टेस्ट किया जाता है कि उसको चला के देखा जाता है कि हम जो ये बना रहे हैं इसका अपेक्षित असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। उसको चला के देखा जाता है कि उसका क्या प्रभाव हुआ। इसी को कहते हैं परीक्षण। जब तक उसको एक बार चला के नहीं देख लिया जाएगा बनाने के बाद, तो उसका प्रभाव स्पष्ट नहीं होता। तो ये परीक्षण शब्द आप लोग समझ लेंगे तो ना तो संधि का नाम याद करना मुश्किल रहेगा और ना आपको ये समझ के तब याद कर पाएंगे। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि मतलब इस नाम से स्पष्ट है कि परमाणु परीक्षण को सीमित कर दिया गया, उसको लिमिटेड कर दिया गया कि देश जो है वो कहाँ कहाँ पर परमाणु जो बम बनाएंगे उसको कहाँ कहाँ टेस्ट नहीं कर सकते या कहाँ कहाँ चलाकर नहीं देख सकते। तो ये संधि 1963 में हुई थी। बहुत मुख्य है कि इसका डेट याद रखिएगा, वर्ष ज़रूर से याद रखिए। 1963 में पहली परमाणु संधि हुई थी, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्या करती है, ये वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। ये कहती है कि कोई भी देश हवा में या वायुमंडल के बाहर जो अंतरिक्ष है वहाँ पर या फिर पानी के अंदर समुद्र में परमाणु हथियार चलाकर नहीं देख पाएगा, उसका टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये परमाणु हथियारों के टेस्ट पर, उसको चलाकर देखने पर, उसके परीक्षण पर रोक लगाती है। ये संधि 1963 में हुई। सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच हुई और बाद में इसमें अन्य देशों ने भी साइन कर दिया, ठीक। उसके बाद अगली संधि जो है हुई, इस पे भारत ने भी साइन किया है। जो सबसे प्रमुख संधि है या जो अगली संधि है, इसको याद रखिएगा, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि। ये इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने इस संधि पर साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए ये हम बाद में बताएंगे। अब पहले ये क्या है ये समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा है अप्रसार संधि, प्रसार मतलब फैलना, अप्रसार मतलब फैलने से रोकना। तो इस संधि का उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियारों को फैलने से रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के बीच जाने से रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के बीच परमाणु हथियार ना जाने पाएँ। तो इस संधि का उद्देश्य ये था। इसके लिए ये संधि क्या प्रोविज़न करती है,
ये संधि ये लिखती है कि 1 जनवरी 1967 एक सीमा बांध देती है कि 1 जनवरी 1967 इससे पहले अगर किसी देश ने परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया, परमाणु हथियार बना लिया, तो वो उसको रख सकता है भाई, ठीक है, वो आगे भी बना सकता है। लेकिन अगर 1 जनवरी 1967 के तक जिस देश ने परमाणु टेस्ट नहीं किया है, परमाणु हथियार नहीं बनाया है, वो आगे भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। तो एक समय सीमा बांध सकती है कि चलो भाई, अब तक जिसने कर लिया वो कर लिया, अब इसके आगे कोई नहीं कर सकता। तो 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, उनको क्या नाम दिया गया? परमाणु शक्ति संपन्न देश। ठीक है, ये पूरा फ्रेज़ एक साथ याद कर लीजिए, परमाणु शक्ति संपन्न देश। तो ऐसे 5 देश थे जिन्होंने 1967 से 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण कर लिया था। कौन कौन से? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माने गए। इसका तात्पर्य क्या था कि यही 5 देश जो है ये परमाणु हथियार रख सकते हैं, यही 5 देश परमाणु हथियार बना सकते हैं। बाकी कोई भी देश अब विश्व में परमाणु हथियार नहीं बना सकता अपना, और ना परमाणु का परीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संधि का उद्देश्य क्या था कि परमाणु अस्त्रों को विश्व के देशों में फैलने से रोका जाए, क्योंकि जितने देशों के पास परमाणु हथियार होगा उतना ही ज़्यादा विश्व को खतरा होगा। ठीक है, इस पे ये संधि 1968 में साइन की गई और 1970 से प्रभावी हुई। तो इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको 2 डेट मिल रही है। एक है कि इस पर हस्ताक्षर हुए और एक डेट है कि ये प्रभावी हुई। मतलब ये इस तरीके से समझिए जैसे हम आज कोई समझौता कर लें कि आज हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन ये लागू 2 साल बाद होगा। तो इसी तरीके से 1968 में ही इसे साइन कर दिया गया और इसकी डेट तय कर दी गई कि 5 मार्च 1970 से ये संधि प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पे ठीक लग रही है ये संधि फैलने से रोक रही है। भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किए? भारत ने इस पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि ये 5 देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न 5 देश हैं, इनको हमेशा बाकी देशों से शक्तिशाली बना देता है। इनके ऊपर परमाणु हथियार रखने या नए और परमाणु हथियार बनाने, डेवलप करने पर कोई भी प्रतिबंध ये संधि नहीं लगाती। मतलब अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये जितना चाहें उतना परमाणु बम बना सकते हैं, वो हथियार रख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नए नए बना सकते हैं, उन पे ये संधि कोई रोक नहीं लगाती और बाकी जितने देश हैं उन सबको रोक देती है। तो इसलिए ये संधि भेदभावपूर्ण है और इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। ठीक, तो ये परमाणु प्रसार संधि कब हुई, क्या है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, लिख के आप लोगों को भेजा भी गया है। इसके बाद ये कुछ संधियाँ, एक साल्ट और स्टार्ट शॉर्ट में है, SALT स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स और स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये 2 संधियाँ और हुई, एक 1972 में और 1972 और एक 1991। ठीक, ये इसमें ABM ट्रीटी या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है, डेट याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों को तीनों संधियों के मेनली वर्ष पूछा जाता है या पूरा नाम पूछा जाएगा। ये परमाणु अस्त्रों को या अन्य अस्त्रों को, मिसाइल का मतलब क्या होता है? मिसाइल का मतलब होता है बमों को कैरी करने वाला। अगर हमने बड़ा सा बम बना लिया लेकिन उसे शत्रु देश के यहाँ नहीं फेंक पाए, अपने ही देश में फोड़ लिया, तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। तो इसलिए क्या इम्पॉर्टेंट है? मिसाइल। मिसाइल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट बम, कि हमने जो घातक हथियार बनाया उसे हम अपने शत्रु देश की
धरती पर ले जाके फोड़ें। तो इसलिए मिसाइलों के परीक्षण पर, उसके निर्माण पर भी रोक लगाई गई। और जो परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि है, परमाणु अस्त्रों को ले जाने वाली मिसाइल को भी परिसीमित किया गया कि भाई ज़्यादा ना बनाई जाए या ज़्यादा तैनात ना की जाए। इसलिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो परमाणु हथियारों को ले जाने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है उस पर कमी लाती है। ठीक है, फिर साल्ट और स्टार्ट, ये जो बाकी घातक हथियार थे उनकी एक है लिमिटेशन ट्रीटी और एक है रिडक्शन ट्रीटी। लिमिटेशन मतलब सीमा लगाना कि इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और रिडक्शन का मतलब जो बन चुका है उसको भी ख़त्म करना कि अगर 20 बना लिए हैं तो उसको घटा के 10 पे ले आए। तो दोनों में यही अंतर है। लिमिटेशन का मतलब कि ये देश 5 से ज़्यादा नहीं बना सकता, ये देश 7 से ज़्यादा नहीं बना सकता। और रिडक्शन का मतलब कि हथियार जो बन चुके हैं उन्हें ख़त्म करना और उनमें कमी लाना। मेनली आप लोग इसके नाम और डेट याद कर लीजिएगा। एनपीटी का इसको याद, और जो क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को भेजे जा रहे हैं, कोई भी बच्चा उसे स्किप नहीं करेगा, उसे ज़रूर से कॉपी पे लिख के, छोटे छोटे आंसर हैं लेकिन वो पाठ को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है, लिखकर अभी से याद करना शुरू करिए।